हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 10th फ्री क्लास यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए सोशल साइंस मॉडल पेपर से एग्जाम टाइप 10 VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं, जो फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, यह 10 प्रश्नों को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं और आने वाले फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही VBA प्रश्न है। सो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। बहुत ही VBA प्रश्न है। आंसर में लिखना है, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना की। और वह जो है गैरीबाल्डी पोप के राज पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु कबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। आपको समझा देते हैं कि इटली के एकीकरण का जो द्वितीय चरण था वो गैरीबाल्डी ने ही तलवार की जोर से पूरा किया है। और गैरीबाल्डी जो था वो युद्ध नीति में विश्वास करता था, यानी कि युद्ध में उसे पूरा विश्वास था कि हम जीत लेंगे। और उसने क्या किया, यानी लड़कों की एक सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जिसका नाम वो लाल कुर्ती रखा और उनकी सहायता से जो है सिसिली पर अधिकार किया और वहाँ जो है गणतंत्र की स्थापना की। और गैरीबाल्डी जो था वह पोप के राज पर भी आक्रमण करना चाहता था, लेकिन इसकी जो अनुमति है वो कबूर ने नहीं दी थी। बहुत ही VBA प्रश्न है। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, खूनी रविवार की घटना का उल्लेख करें। बहुत ही VBA प्रश्न है और आंसर में लिखना आपको, 1904 से 1905 के रूसी जापानी युद्ध में रूस की पराजय से उसकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची और 9 जनवरी 1905 रविवार के दिन हजारों की निहत्थी भीड़ रोटी की मांग करती हुई सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ी और जार की सेना ने जुलूस पर गोली चलाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। यही घटना खूनी रविवार कहलाती है। इसे लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही VBA प्रश्न है, खूनी रविवार की घटना का उल्लेख करें। तो आपको बता दें कि यह जो युद्ध हुआ था, यानी कि खूनी रविवार का जो घटना हुआ था, तो वो 1904 से 1905 के रूसी जापानी युद्ध में रूस की पराजय के बाद, यानी कि उसकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची। और 9 जनवरी 1905 को रविवार के दिन हजारों की निहत्थी भीड़ रोटी की मांग करती हुई सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ी और जार की सेना ने जुलूस पर गोली चलाई, यानी कि भीड़ पर गोलियां चलाई जिसमें जो हजारों लोग मारे गए। यही घटना जो है खूनी रविवार कहलाती है। बहुत ही VBA प्रश्न है। नेक्स्ट और तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, संघ राज्य का अर्थ बताएं। बहुत ही VBA प्रश्न है। सारा प्रश्न VBI है और आंसर में लिखना है, जब किसी देश में शासन संचालन के लिए दूसरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है तो वह संघराज्य कहलाता है। और संघराज्य की सर्वोच्च स्तर पर जो है केंद्र की सरकार होती है। संघराज्य का अर्थ क्या है, तो जब किसी देश में शासन संचालन के लिए दूसरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है तो वह जो है संघ राज्य कहलाता है। और संघ राज्य की सर्वोच्च स्तर पर केंद्र की सरकार होती है, यही संघ राज्य का अर्थ है। बहुत ही VBA प्रश्न है। नेक्स्ट और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, VBA कर लीजिए। VBA प्रश्न है बहुत ही। और यह प्रश्न का आंसर आपको लिखना है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। तो आंसर में लिखना है, दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो कुछ विशेष लाभ के लिए आपस में जुड़े होते हैं और उन्हीं समूह को दबाव समूह कहा जाता है जिसमें संगठन एवं कार्यकर्ता शामिल होते हैं, यानी कि दोनों शामिल होते हैं। आंसर है, बहुत ही VBA प्रश्न है, दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो कुछ विशेष लाभ के लिए जो है ना आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं और इन्हीं समूह को दबाव समूह कहा जाता है जिसमें संगठन एवं कार्यकर्ता शामिल होते हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइप से आंसर लिखा गया है और ये शुद्ध टाइप से, यानी कि एकदम करेक्ट आंसर है। इतना ही लिख देंगे तो आपको जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर गारंटी मिलेंगे। और नेक्स्ट आगे देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यह प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है। बहुत ही VBA प्रश्न है और आंसर में लिखना है आपको, अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में ही किसी देश या समाज के सदस्य
सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं, जैसे उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की आर्थिक क्रियाओं की सुव्यवस्थित संरचना अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में ही किसी देश या समाज के जो लोग होते हैं यानी कि सदस्य सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं, जैसे उत्पादन करते हैं, वितरण भी करते हैं और उपभोग, और यही जो है आर्थिक क्रियाओं की सुव्यवस्थित संरचना अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न बहुत ही विविध प्रश्न है। आय से आप क्या समझते हैं? तो आंसर में लिखना आपको, किसी भी देश या राज्य के निवासी अपनी उत्पादक क्रियाओं द्वारा जो धन अर्जित करते हैं वह उनकी आय होती है। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में लिखें तो किसी व्यक्ति को उसके शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करके जो धन मिलता है वह उस व्यक्ति की आय होती है। शारीरिक कार्य जो है किसान सब करते हैं और जो भी मेहनत मजदूरी करते हैं वो शारीरिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, और मानसिक कार्य जो है यानी कि जो शिक्षित लोग हैं, पढ़ा लिखाते हैं टीचर सब, उनको मानसिक यानी दिमाग से की जाने वाली कार्य को मानसिक कार्य कहते हैं, और जो शारीरिक यानी मजदूरी करके मेहनत करके की जाती है उसे शारीरिक कार्य कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में लिखना है, किसी व्यक्ति को उसके शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करके जो धन मिलता है उसे वह उस व्यक्ति की आय होती है, यानी कि उसे आय कहते हैं। तो आय से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी देश या राज्य के निवासी अपनी उत्पादक क्रियाओं द्वारा जो धन अर्जित करते हैं वह उनकी आय होती है। अगर दूसरे शब्दों में लिखे तो किसी व्यक्ति को उसके शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करके जो धन मिलता है यानी कि अर्जित होता है वह उस व्यक्ति की आय होती है, जिसे आय कहते हैं। नेक्स्ट और 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही विविध प्रश्न है। परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्या अंतर है? तो आंसर में लिखना है, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर निम्नलिखित है, यानी कि नीचे लिखा गया है। और परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के ऐसे संसाधन या स्रोत जिनके भंडार सीमित है परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु, खनिज इत्यादि। ये क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका भंडार असीमित है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं, जैसे पवन, सूर्य किरण, समुद्री ज्वार इत्यादि। आपको बता दें कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है इनका भंडार सीमित है, यानी कि यहाँ इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये खत्म हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु, खनिज ये खत्म हो सकते हैं। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है इनके भंडार असीमित है, यानी कि ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जैसे कि पवन, हवा कभी ख़त्म नहीं हो सकते, सूर्य किरण यानी कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण, समुद्री ज्वार यानी कि समुद्र में जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है ये सब। तो यह बहुत ही विविध प्रश्न है, इनको आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं या फिर अपने कॉपी में लिख के याद कर लीजिए। बहुत ही विविध प्रश्न है और शॉर्ट टाइप से लिखा गया है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 मुख्य कारकों को लिखिए। विविध प्रश्न है, इसे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है। आंसर में लिखना है, उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कारण क्या है? कच्चे माल की उपलब्धता यानी कि सुविधा, और दूसरा में लिखना है परिवहन की सुविधा, और तीसरा में लिखना है बाजार की उपलब्धता। ये क्या है? उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 मुख्य कारक हैं। क्या है? पहला कारक है कच्चे माल की उपलब्धता यानी कि सुविधा, परिवहन की सुविधा, बाजार की उपलब्धता। और नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न देखिए, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए? बहुत ही विविध प्रश्न है, इसका आंसर सभी को आना चाहिए। आंसर में लिखना, आग लगने की स्थिति में प्रबंध के निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। हाँ, पहला देखिए, आग के फैलाव पर काबू पाना, यानी कि आग जब फैल जाती है तो उसका पहला जो उपाय है आग के फैलाव पर काबू पाना। और दूसरा देखिए, आग में फंसे लोगों को शीघ्रतापूर्वक यानी जल्दी से बाहर निकालना। और तीसरा देखिए, घायल व्यक्तियों को यथाशीघ्र प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना, यानी कि जो व्यक्ति आग के चपेट में आकर घायल हो जाते हैं उसे प्राथमिक उपचार देकर उसे अस्पताल पहुंचाना। और चौथा देखिए, विद्युत आपूर्ति के मेन यानी स्विच को ऑफ करना, मेन स्विच को ऑफ करना, यानी कि घरों में अगर बिजली से की जाती है, उपयोग हो रही है, तो उसका मेन स्विच ऑफ कर देंगे ताकि पानी वानी जो छिड़काव करेंगे तो उसमें करंट फ्लो ना हो।
तो यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। और आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए? तो पहला प्रबंध है आग के फैलाव पर काबू पाना, सिंपल। और दूसरा देखिए, आग में फंसे लोगों को शीघ्रतापूर्वक यानी जल्दी से बाहर निकालना, और घायल व्यक्तियों को यथाशीघ्र प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना, और विद्युत आपूर्ति के मेन स्विच को ऑफ कर देना। नेक्स्ट, और यहाँ हमारा लास्ट प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के कारण बताएं। और आंसर में लिखना है समान संचार व्यवस्था के बाधित होने के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है बिजली आपूर्ति बाधित होना, यानी कि बिजली को समय समय पर नहीं मिलना। दूसरा, संचार भवनों का ध्वस्त होना, यानी संचार जो भवन है वो उसका टूटना। तीसरा देख सकते ट्रांसमिशन टावर ध्वस्त होना, यानी ट्रांसफार्मर जो होता है वो टूट जाता है, ध्वस्त हो जाता है। और केबल टूटना, यानी टावर का टूटना। तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के कारण क्या है? तो कारण जो है निम्नलिखित है। और पहला कारण है बिजली आपूर्ति बाधित होना, संचार भवनों का ध्वस्त होना, ट्रांसमिशन टावर ध्वस्त होना, और केबल टूटना। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इनको भी आप याद करके कंप्लीट रखिए। फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही फायदेमंद है। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसे भी फायदे हो सके। और फ्रेंड्स, इस चैनल को 10th फ्री क्लास चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।